हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर कौन सा? आपका 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन 2023 में, उसका जो है मैं पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। CTET आप लोग देख सकते हैं, पेपर 1 है, जिसमें अभी जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी CDP। आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 और 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, पहले मैं वो टॉपिक कवर करवाऊंगी। देन आप लोगों को जो है मैंने पेडागोजी की CDP की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करवाई दी है। तो जिसने मेरी वो क्लासेस ली होंगी ना, और जो मैं ट्रिक्स बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना पेपर में, तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो मैं ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि अगर क्वेश्चन का आंसर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप CDP में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है CTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आप लोगों की CDP हिंदी दोनों CTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्टार्ट हो गई है। EVS की स्टार्ट हो चुकी है और SST की। बहुत जल्द ही आप लोगों की मैथ्स की जो है क्लास में मैथ्स और इंग्लिश की स्टार्ट करूंगी। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट पूरा प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कॉन्सेप्ट की क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आप लोग जो है अपने आप को चेक करें कि आप लोग जो है कितना, मतलब आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1। और यहाँ पे हम जो है कौन सा पेपर उठाया हमने? B, ठीक है। तो ये सब तो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी हम करेंगे। अगर मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, अगर वो आप लोगों का क्लियर होगा ना, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस मैं यही बोलती हूँ कि बस ध्यान से कीजिएगा, ताकि कैसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो वो आप लोग कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है और सबसे सही विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसकी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, और आप लोगों को इसमें भी मैं बताऊंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप जो है कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस समझिएगा। देखिए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को जो है सही बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चों में डेवलप करना है तो उन्हें अलग अलग सिचुएशन से, मतलब कि जो सिचुएशन होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए, मतलब अलग अलग सिचुएशन से और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना। अगर यहीं पर आपका हो जाता स्टैंडर्ड सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन से या केवल एक परिस्थिति में डालकर, या ये हो सकता है कि केवल एक दृष्टिकोण से अवगत करवाना चाहिए, केवल आ जाता, मात्र आ जाता, तो इस टाइप का जो है वो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? विविध, याद रखिएगा, विभिन्न दृष्टिकोण की बात करें तो वो हमेशा जो है करेक्ट होता है। तो ये हमारा अभिकथन तो सही है, ठीक है। कारण देखते हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, मतलब जब विद्यार्थी अलग अलग मतभेदों के बीच जो है वो इंगेज होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। मतलब अपने क्रिटिकल थिंकिंग को और अपने क्रिएटिव तरीके से सोचने की क्षमताओं को क्या करते हैं? सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये भी बात सही कर रही है, मतलब कथन तो सही है, उसका कारण भी सही है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए कहाँ पर है ये। अब ये क्यों सही है ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच जब बातचीत करते हैं, इंगेज होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से, मतलब कि वो क्रिटिकली और क्रिएटिवली रूप से जो है सोचने की अपनी क्षमताओं को जो है सीखते हैं। उनको अलग अलग चीज़ समझने में मतलब समझ आती है, तो इसलिए जो है सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और उसे क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ सही है। अब दोनों सही है, देखिए गलत वाला तो कट कर दीजिए पहले, जो जो गलत है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये सही की बात कर रहा है और आर्य सही की व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, अगर कोई सजेशन हो, तो वो भी दीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं साथ साथ में, क्योंकि हम कितना भी कॉन्सेप्ट कर लें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई वो फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो है यहीं पर करवाऊँ। आज जो है मैं 15 to 20 क्वेश्चन करवाऊँगी, लेकिन आप लोग बताइएगा क्या एक साथ आप लोग 30 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हाँ, 1 मिनट। देखिए,
निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य की बात कर रहा है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। देखिए, कभी भी पीयर ग्रुप के साथ जो कंपटीशन होता है, हमेशा जो है हेल्दी कंपटीशन रखना है। कंपटीशन से बच्चों में जो है ये नहीं कि नकारात्मकता की भाव पैदा हो जाए। जैसे कंपटीशन, अगर आप लोग जो है समकक्षियों के साथ कंपटीशन की बात करेंगे तो इसमें बच्चा क्या सोचता है, अरे उसकी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस टाइप के जो है अगर ज़्यादा कंपटीशन की भावना हो जाएगी तो वहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर जो है कभी भी कंपटीशन दिखे तो वो ऑप्शन कभी नहीं होता है। रटना, वो भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यंत्रवत याद करने या पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, याद करना, रोट लर्निंग कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो आपका गलत होगा। तो यहाँ पे तो ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए। अब एक बचा समालोचनात्मक चिंतन, मतलब कि बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना है, डेवलप करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। अगर विद्यार्थियों की सीखने की जो शैली है, जो स्टाइल है, उसमें अगर विविधता दिखता है तो एज अ टीचर आपका क्या वो है, ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। मैंने जब आपको पेडागोजी सॉल्व करवाया था तो मैंने बताया था कि कभी भी ऑप्शन में बाधा अवरोध के रूप में अगर विविधता को देख रहे हैं तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अगर कभी भी ऑप्शन में बाधा अवरोध दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, एक नेगेटिविटी को जो है आगे प्रमोट कर रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। देखिए, अगर बच्चों की सीखने स्टाइल में जो है आपको विविधता देखने को मिल रही है तो इसका मतलब आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे एज अ टीचर, तो ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। को महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर विद्यार्थियों के स्टाइल में, उनकी शैलियों में आपको विविधता दिखती है सीखने में तो आपको जो है उसको वैल्यू देना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको वैल्यू देना है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को जो है काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख ले, क्योंकि कई बार ना पेडागोजी ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं तो उसमें से बेटर ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो ये तो सही लग रहा है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि उपेक्षा की जानी चाहिए। कभी भी ऑप्शन में विविधता को लेकर उपेक्षा की बात की जाए, ठीक है, कभी भी ऑप्शन में उपेक्षा की जानी चाहिए ऐसा कुछ बोला जाए, या सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। एकरूपता शब्द जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है, याद रखिएगा। कभी भी ऑप्शन में दिखे तो ये गलत होगा। उपेक्षा की जानी चाहिए, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों का 3 एलिमिनेट होके जो है थर्ड ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, क्यों एलिमिनेट हुआ ये भी मैंने बता दिया। बाधा अवरोध कभी भी ऑप्शन में दिखे वो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे की सीखने की स्टाइल में अगर डिफरेंसेस है, मतलब विविधता, मतलब विविध तरीके से सीख रहा है तो उस पर जो है एक एज अ टीचर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बच्चे को जो है किसी भी तौर पे बच्चे पर जो है ध्यान देना है, आपको उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उपेक्षा की जानी चाहिए, एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, एकरूपता से पढ़ाना चाहिए, इस टाइप का ऑप्शन में दिखे तो वो भी गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। थोड़ा सा खींच रहा है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कई बार होता है कि कई बार कि उस चीज़ को जो है कुछ ज़्यादा ही तरीके, मतलब मैं लंबा खींच देती हूँ, तो उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को बेटर तरीके से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, बच्चे कब प्रभावी ढंग से सीखते हैं? तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। तर्क संगत एक प्राइमरी का, क्योंकि आप लोगों को पता है लेवल क्या है, 1 to 5th। ठीक है, पेपर 1 दे रहे हैं। तर्क संगत ढंग से बच्चा कैसे सीख सकता है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर हो सकता है, जटिल से सरल की ओर नहीं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल सामान्य चीज़ें पहले बताना है फिर उसे विशिष्ट की ओर ले जाना है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बच्चे को सबसे प्रभावी ढंग से सीखने का तरीका यही है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ले जाना, इस शैली का जो है प्रयोग करना है, इस विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? किसके अधिगम के दौरान जो है योगदान नहीं देती है? नहीं पर फोकस किया गया, मतलब 3 जो ऐसी होंगी जो योगदान देती होंगी। गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन या वर्गीकरण। तो यहाँ पर वैचारिकता तो होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन भी आपका मतलब संगठन भी होगा, और कैटेगराइजेशन। देखिए कैटेगराइजेशन भी कई बार ऑप्शन में दिखता है तो वो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है, तो कई बार जो है ये देखा गया गैर प्रासंगिकरण, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो 1 होगा। वर्गीकरण जो है इन दोनों में अगर चेक किया जाए तो हमारा जो है 1 जाएगा। ठीक है, मतलब पहला आंसर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, किसकी?
समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर रहे हैं, PSS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका होगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। देखिए, जब बच्चे को अवसर देने की बात आए तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान, अगर आप समस्याओं को तैयार, जो भी समस्या है उसका समाधान तैयार करके उपलब्ध करा देते हैं तो इससे बच्चे में समस्या समाधान का कौशल कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आपका क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप खुद समस्या समाधान तैयार करके दे रहे हैं, तो ये होगा ही नहीं। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित वर्ड आए ना कभी भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, मतलब कि कठिन समस्याएं, जब बच्चा कठिन समस्याओं को छोड़ देगा तो वो जीवन में आगे क्या, हर कठिन समस्या को तो सरल तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कठिन समस्याओं को जब तक सॉल्व नहीं करेगा तो जीवन में वो सीखेगा कैसे नया। ठीक है, कैसे चीज़ों को पता करेगा, कैसे एक्सपीरियंस लेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए जो है ज़रूरी है कि बच्चे जो है खुद से, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो जो है अपने बुद्धि से चिंतन करें, तर्क वितर्क करें और सहज अनुमान लगाने का जो है उन्हें पूरा का पूरा अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 1 जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक मतलब जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है वो किस पर बल देता है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है वो एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, बिल्कुल, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है ना वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देखता है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर जो है बल देता है। बच्चों के अधिगम शिक्षक नियंत्रण पर तो नहीं, क्योंकि ये कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो आपका ऑप्शन गलत होना चाहिए। सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो पुनर्वलन के लिए होती है, नहीं, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर नहीं। जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन में महत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, सार्थक वातावरण जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। देखिए, सक्रियता की बात करें तो मतलब ये चीज़ सही है। नेक्स्ट, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम, बच्चा जो है हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है और सीखने में सक्षम होता है, ये भी बात सही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को आपको नेगेटिव रूप में नहीं देखना है, आप किस तरीके से सिखा रहे हैं ये वैल्यू रखता है। तो इसलिए जो है अगर आप ये बोलते हैं कि बच्चे सीखने में सक्षम नहीं है तो वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है, जो हमारा जो एजुकेशन है उसके अनुसार जो बच्चे की साइकोलॉजी है वो यही कि बच्चा जो है आंतरिक रूप से हमेशा सीखने के लिए प्रेरित होता है और सीखने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो और सभी बच्चे जो है हमेशा इंटरनल से, मतलब आंतरिक रूप से सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है ए और आर दोनों सही है, तो ये गलत वाला तो ऑप्शन कट कर दीजिए। ठीक है, दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये भी गलत, क्योंकि ये सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर ले वाइगोस्की वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना, वाइगोस्की पूरी थ्योरी करवा रही, जीन पियाजे, वाइगोस्की और का लॉरेंस कोलबर्ग, ये मैंने पूरा करवा रखा है। अगर आप लोगों ने उसे ध्यान से किया होगा ना तो ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। और इससे देखिएगा कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोस्की क्या बोलता है कि लेव वाइगोस्की बोलते हैं उनके अनुसार जो है डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम, कभी भी ऑप्शन में देखें वो ऑप्शन गलत होता है। स्टैंडर्ड एक आपका जो है मतलब करिकुलम होता है वो नहीं। सामाजिक अलगाव की बात करते नहीं, ये तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। पीयर ग्रुप के में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं। मूर्त पुरस्कार की तो बात ही नहीं किया इन्होंने। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल, जब मैंने आपको ZPD पढ़ाया था, स्केप फोल्डिंग पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि किस तरीके से जो है पीयर ग्रुप, मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा जानकार व्यक्ति होता है वो थोड़ी हेल्प कर देता है तो वो किस तरीके से जो है बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो वही ये वाइगोस्की जो है सहकर्मी सहयोग की बात करते हैं। उनके अनुसार सहकर्मी सहयोग जो है बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिर से आगे लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार
जो है ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक् क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। आंतरिक वाक् क्या होता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। देखते हैं ना कि कई बार आप भी या बच्चे खुद जैसे बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं ये इस तरीके से होगा। बच्चा अपने मन ही मन बात करता है, तो वो क्या करता है, बोलता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। तो वो जो बात अपने मन ही मन करता है, वो अपने विचारों को जो है नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सोच को जो है एक नियंत्रित करे, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एक डायरेक्शन दे रहा है। तो बच्चे अपनी सोच को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का एक तरीका है। विकासात्मक देरी का संकेत है नहीं। बच्चे अपने आप से बात करके जब अपने आप को डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो वो विकासात्मक देरी की नहीं, उसको विकासात्मक देरी नहीं कहेंगे। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेक्षण, नहीं नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, ये भी नहीं। आपको वाइगोस्की के अनुसार अगर बच्चा ऐसे करता है, अपने से बात करके कोई कार्य कर रहा है, तो वो इसका मतलब होता है कि वो अपने विचारों को, अपनी सोच को जो है नियंत्रित करने का जो है उसका एक तरीका है। ठीक है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। नेक्स्ट, 4 वर्ष की अपर्णा। देखिए 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। कहने का मतलब बटन जिंदा क्यों? क्योंकि ये जो है उसको बांधने में मदद करता है। शर्ट जो हम पहनते हैं उसकी एक बटन है, उसको जिंदा बोलती है अपर्णा, कहते हैं क्योंकि ये उसके शर्ट को जो है बंद करने में, जो है बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है? ये कौन सी पहले अवस्था है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सी अवस्था है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने इंद्रजनित गामक अवस्था पढ़ा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है मैंने सब कुछ आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया था, और उसके अनुसार जो है क्या होगा, ये परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, बिल्कुल नहीं, निगमनात्मक चिंतन नहीं है ये। ठीक है, केंद्रीयन भी नहीं है, ये परमागात्मक चिंतन भी नहीं है, पारगमनात्मक चिंतन भी नहीं है, जीववादी, बिल्कुल, क्योंकि ये बच्ची जो है बटन को जो है जिंदा समझ रही है, क्योंकि उसको बांधने का कार्य कर रही है। मैंने आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे में जो है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने साल की होती है, ये आप लोगों की कितने से, ये जो है आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो स्टार्टिंग वाली अवस्था है 2 से 4 वर्ष में, उसमें बच्चे जो है किसी भी चीज़ को जो है वो मतलब जैसे कि अगर आप एज अ मदर अपने बच्चों को किस तरह से केयर कर रहे हैं, किस तरह से उसे खाना खिला रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगेगा कि मतलब कि जिस तरह से मम्मी केयर कर रही है, अगर उसकी डॉल है उसके पास, तो वो भी उसको उसी तरीके से करेगी। उसको लगता है कि ये इसमें भी जान है, इसको भी भूख लगती है, इसको भी ऐसे करना चाहिए, इसकी भी केयर करनी है। तो बच्चे के अंदर जो है सजीव और निर्जीव का जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर इस टाइम पर नहीं हुआ होता है, इसलिए तो जीववादी चिंतन जो है होता है। तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है। किसकी बात की है? शैशवावस्था की। ठीक है, सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था, इसमें जो है सामाजिकरण की जो संस्थाएं होती है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है उसमें सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको पता है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक, यही होती है ना। तो सबसे पहले शैशवावस्था की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? प्राथमिक, फिर उसके बाद आता है माध्यमिक, देन तृतीयक आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में शैशवावस्था की बात की है। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं मतलब प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी हो जाती है? माध्यमिक। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक होगा, देखते हैं क्या है। इसमें तो पहले ही माध्यमिक बोल दिया, माध्यमिक शैशवावस्था में नहीं होता, तो ये माध्यमिक जो है ये तो खत्म हो जाएगा, तृतीयक आएगा ही नहीं। सबसे पहले जो शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक, और दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात किया है तो माध्यमिक। तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। बाकी क्यों नहीं होगा वो मैंने जो है क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जितने भी मैंने थ्योरी करवाई है, जिन लोगों ने जो है वो क्लासेस अच्छे से अटेंड किया होगा उनको जो है क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे थ्योरी वाले, और जिन्होंने पैडागोजी की क्लास अटेंड की होगी उनके पैडागोजी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोला था कि अगर आप जिस तरह से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करवा रही हूँ प्लस पैडागोजी, अगर उनको आप कर लेंगे तो 25 प्लस तो आपके आएंगे ही आएंगे बहुत ही अच्छे से, लेकिन आप लोगों को उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, और आप बता दूं CTET जो है जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 90 मार्क्स आप लोगों को सोचना है कि आप कैसे भी करके 90 मार्क्स ये तभी आप स्कोर कर सकते हैं जब आप 100 का टारगेट लेकर चलेंगे। तो आपकी तैयारी जो है 100 प्लस की होगी, तब जाके आप जो है इस नंबर पे पहुंचेंगे। तो बस अच्छे तरीके से करिए, जिस तरीके से करवा रही हूँ डेफिनेटली जो है आप लोगों के जो है एक अच्छे मतलब कि ये जो है
सेफ स्कोर इतना जो है आप जरूर मतलब गेन कर सकते हैं, इतना जो है ला सकते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। बस एक स्मार्ट देखिए पढ़ते सब लोग हैं, बस आपको स्मार्टली पढ़ना है, उतना पढ़ना है क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया, तो उतना पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब आपका मेन फोकस जो है आपके एग्जाम को क्लियर करने पर होना चाहिए। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, लेव वाइगोस्की ने क्या बोला है, भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो जो वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार एक चीज़ याद रखिएगा, वाइगोस्की और पियाजे इन्होंने जो है भाषा को लेकर क्या बोला है। तो सबसे पहले अगर मैं वाइगोस्की की बात करूं तो वाइगोस्की कहते हैं कि सबसे पहले जो है भाषा आया, ठीक है, भाषा आया, उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। पहले भाषा आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। लेकिन वहीं पर पियाजे बोलते हैं कि पहले जो है विचार आया, क्या आया, विचार, देन उसके बाद जो है क्या आती है, भाषा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की कहते हैं भाषा जो विकास है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, जो कि सही बात है। आगे भी देख लेते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है, जो सामाजिक कारक है वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखिए सामाजिक कारक जो है वो भाषा विकास को प्रभावित करेगा, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को क्यों नहीं भाई, उसको भी तो करेगा, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो संज्ञानात्मक विकास भी होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं, भाषा विकास जो है आपके संज्ञान को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा पहला जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। देखिए कॉलबर्ग से, और आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि कितने एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। 14 क्वेश्चन को देखें तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 आप लोगों को अवस्थाएं बताई थी और उसके 6 चरण बताए थे। ठीक है, 3 अवस्थाएं जिसमें हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, मतलब पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, और आप दूसरा जो है पारंपरिक स्तर है, और तीसरा जो है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, और एक और नाम बताया था रूढ़िबद्ध करके, वो जो है अगर जिसने वो थ्योरी अटेंड की होगी उनको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं, बस आंसर किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। देखिए बच्चे आमतौर पे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए। तो ये कौन से स्तर पर होता है, हम सब लोग जानते हैं कि जो पहला स्तर है जो पूर्व पारंपरिक स्तर है, किसकी बात कर रही हूँ, पूर्व पारंपरिक। ठीक है, पूर्व पारंपरिक जो स्तर है, इस स्तर पे जो है बच्चे क्या करते हैं, ये पूर्व पारंपरिक स्तर पे उसमें जो नैतिकता दिखती है वो किसको लेकर दिखती है कि वो कोई भी कार्य इसलिए करता है कि पनिशमेंट को अवॉइड करना है। दूसरा जो है वो खुद के लिए अपने हित के बारे में सोच कर कार्य करता है, जो पूर्व पारंपरिक स्तर है। 2 चरण है, पहले चरण में जो है वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कोई कार्य करता है, दूसरे में जो है वो खुद के हित के लिए अगर सही है कार्य तो वो करता है, मतलब अपने बारे में सोच के करता है। लेकिन तीसरे चरण की अगर बात करूँ, मतलब पारंपरिक स्तर की बात करूँ, तो उसमें जो पहला चरण आता है, कहने का मतलब है जो दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर में मतलब कि इसका तीसरा चरण, क्योंकि हर एक के 2-2 चरण हैं, तो तीसरा चरण में क्या कहता है कि बच्चे जो हैं कोई भी कार्य किस चीज़ को लेकर करते हैं कि उन्हें अच्छा, अपने समाज में जो भी कुछ बनाए गए हैं नियम, जैसे कि जो पेरेंट्स ने बोला है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे अगर वो समाज में रहते हैं तो लोगों के साथ किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनने के लिए वो काम करते हैं। उनको ये रहता है कि ऐसा काम करेंगे तो उन्हें लोग अच्छा समझेंगे। ठीक है, वो वही कार्य होते हैं जो उनके पेरेंट्स जो उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं। तो वो कौन सा स्तर होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो पारंपरिक स्तर का। तो ये पारंपरिक स्तर का अगर चरण पूछ दे तो ये तीसरा चरण है। ठीक है, उस थ्योरी को अगर नहीं किया तो जाके कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन क्या बोल रहा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार व्यक्ति, ठीक है, शिक्षक या साथी जैसे अधिक जानकार व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे तो दोनों बात सही है, और दोनों ये जो है अभिकथन का जो कारण है ये सही इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो ये सही है लेकिन आर को गलत बता दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ये दोनों गलत बता दिए तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन है, एक अधिगम के लिए आकलन होता है, एक अधिगम का आकलन होता है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही माइनर से मतलब छोटा सा डिफरेंस है और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो अधिगम के लिए पहले देख लीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग जो अभी आपसे पूछा गया है, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए फॉर लर्निंग मतलब के लिए कब? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाई के दौरान आप जो है बच्चे से कोई क्वेश्चन करते हैं कि आप ये चेक करने के लिए कि बच्चे को समझ में आया या नहीं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ सकें। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल क्लास में टीच कर रहे हैं, टीच करते करते आपने पूछा कि हाँ उसी से रिलेटेड हाँ ये इसका क्या मतलब होगा, तो वो जो है क्या कहलाता है? टीचिंग लर्निंग के दौरान जो आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो के लिए, अधिगम के लिए आकलन, उसका मतलब होता है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आप वहीं पर जो है समझा देते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, एक होता है अधिगम का आकलन मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ से ही समझ लीजिएगा कि ऑफ मतलब लास्ट में, ठीक है, जो ईयर में किया जाता है, जो असेसमेंट ईयरली किया जाता है, उस असेसमेंट को क्या बोलते हैं? ऑफ लर्निंग। जो आपका साल में किया जाता है वो असेसमेंट से ज़्यादा बेटर होता है फॉर लर्निंग वाला, अधिगम के लिए आकलन। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर ऑप्शन, एक मिनट वेट, हाँ, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर करना। देखो एक मानक या तय पैमाने पर, एक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि आप, मैं बार बार बोलती हूँ मानकीकृत, ऐसा कुछ दिखे ना, वो ऑप्शन तुरंत गलत कर दीजिएगा, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। बिल्कुल, टीचिंग लर्निंग के दौरान आप बच्चों को फीडबैक देना, बच्चे से क्वेश्चन करना, उसके बाद जो है बच्चों को बताना कि वो चीज़ उनकी कितनी सही है, इससे जो है अधिगम में सुधार के लिए जो है ये किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे गति से सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत करना, ये कभी भी नहीं ऑप्शन करेक्ट होता है। धीमे गति से सीखना, तेज गति से सीखना, या बोलना कि बच्चा वीक है या बच्चा बहुत तेज है, ऐसा हम इसमें कैटेगराइज नहीं करते। तो ये कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो आपका गलत होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। मूल्यांकन करने के लिए ग्रेड सिस्टम जो बनाया गया, मतलब ग्रेड करने के लिए नहीं होता है, ये जो ऑफ लर्निंग है ना, उसके लिए तो एक टाइम के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये फॉर लर्निंग जो है ये आपका मेन उद्देश्य होता है कि अधिगम में सुधार करना, बच्चे को ये देखना कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? शब्दों के खेल में, ठीक है, जो वर्ड्स गेम खेलते हैं उसमें, ऐसे चुटकुले जिसमें पहेलियों को पसंद कर सकते हैं, जिनमें मुख्य जो है शब्दों का खेल शामिल हो, तो कौन सा वो होता है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष या 1 वर्ष? 1 वर्ष में तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, 3 वर्ष में भी नहीं समझ में, 12 वर्ष से पहले भी बच्चे 7-8 वर्ष में जो है समझने लगते हैं। तो इस पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, फिर वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का क्वेश्चन आ गया, और मैं आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट था। कम से कम 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों की है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की कैरल गिलिगन ने। क्यों? केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व देने के लिए, इसके लिए भी नहीं किया था, सामाजिक संज्ञानात्मक नारीवादी दृष्टिकोण से। जो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, उसका मेन कारण था कि वो जो है नारीवादी दृष्टिकोण के लिए जो है उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे का फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गया। जीन पियाजे के अनुसार अगर आप लोगों का 15 नंबर जो है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है, बाल विकास से 15 नंबर, अगर इन 3 टॉपिक से 2, 2, 4, 6 जिसमें 7, 8 आप लोग ये सोच सकते हैं 8 नंबर सिर्फ ये टॉपिक कवर करते हैं, और ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को करवाया है, तो ये नंबर तो आप लोगों के कभी भी नहीं कटने चाहिए। ठीक है, और आगे जो है आने वाले आप लोगों को मैं एनसीएफ भी करवाने वाली हूँ अभी, और बहुत जल्दी ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है एनईपी, ठीक है, वो करवाऊंगी। ये टॉपिक अभी बहुत जल्द ही आप मतलब इसका कंटेंट जो है मैं रेडी कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसे समझेंगे, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको जो है कवर करेंगे इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बातें हो जाती हैं।
जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी भी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भ करती है। मतलब कि जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की कई विशेषताएं। पूर्व संक्रियात्मक जो स्तर है ये कब तक है? 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब इस अवस्था में जो है बच्चे में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें उसने कौन सी विशेषता की बात की है? एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने। तो इसमें क्या इसका मतलब होता है? तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है एक सेंट्रलाइज करके देखता है, मतलब कि वो केंद्रीकरण पाया जाता है। बच्चा जो एक ही चीज़ को देख रहा है तो वो इसकी एक विशेषता है केंद्रीयन, ठीक है, केंद्रीकरण। तो वहाँ पर जो है इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन जो होगा, देखते हैं क्या क्या है। पारगमन, विकेंद्रियन तो होगा नहीं, पारगमन भी नहीं, कारण परिणाम का विश्लेषण ये भी नहीं होगा, केंद्रियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन होगा 4th। इसी अवस्था में जो बच्चा मतलब क्या करता है, केवल अपने एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरे की जो है क्या करता है, उपेक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं पूरा अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है उसमें। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? जो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम है, जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से जो है पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? विसर्जन, त्वरण, अभिवेदित या संवर्धन। देखिए, क्योंकि तेज गति से आगे कर रहा है तो गतिवर्धन ही कहलाएगा, त्वरण ही कहलाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आज हम इसके 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक साथ 30 क्वेश्चन अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक दिन में जो है, क्योंकि वो भी सही रहेगा कि अगर आप एक पेपर कर रहे हैं तो कम से कम उसका जो है CDP कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करेंगे। पूरा मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि क्वेश्चन को किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर पर आप पहुँच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली में कोई हो, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्या पता उनको जो है यहाँ से एक हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट। कोई सजेशन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पूरा आप लोग जो है इस चीज़ के लिए फ्री है। ऑल द बेस्ट।